तो बच्चों गुड मॉर्निंग। तो कल हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की वैल्यूज को हमने लर्न किया था, ठीक है। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है, अगर मैं आपको बताऊं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर for the elucidation structure and information of the organic compound। ठीक है। तो क्या कहता है स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, अपनी मैटर की इंटरेक्शन किसके थ्रू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू कराते हैं। क्या करने के लिए? जस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन करने में हमारी हेल्प करती है। कौन कौन सी है? आईआर, यूवी, एनएमआर, मास, अपने फिजिकल में पढ़ी होगी, सॉरी इनऑर्गेनिक में पढ़ी होगी, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईएसआर, रमन, एनक्यूआर एंड डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिनकी हेल्प से हमें स्ट्रक्चर्स को इलुसिडेट करने में हमें क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। अब जैसे कि यूवी है, यूवी, ठीक है। यूवी आपको क्या बताता है कि आपके कंपाउंड के अंदर कोई कंजुगेशन सिस्टम है या नहीं है? यूवी क्या बताता है आपको? कंजुगेशन सिस्टम के बारे में। कंजुगेशन, कंजुगेशन मतलब जैसे कि वो बताएंगे जब आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कराई जाएगी, ठीक है। आईआर क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। आईआर क्या बताता है आपको? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। मेनली इसकी खास बात यही है, ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताता है। एनएमआर आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ काइंड ऑफ प्रोटॉन। एनएमआर क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ काइंड ऑफ प्रोटॉन एंड देयर एनवायरनमेंट। एनएमआर क्या बताता है? नंबर ऑफ काइंड ऑफ प्रोटॉन, इसके अंदर कितने टाइप के प्रोटॉन हैं, एंड देयर एनवायरनमेंट, ये चीज बताता है आपको। उधर दूसरा क्या है आपका? मास है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री वो क्या बताता है आपको? अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताता है कि भाई मास की पीक्स बताता है, ठीक है। मास के बारे में आपको एनालाइज कराता है। अगर आप बात करें यूवी की, थोड़ी सी बात करता हूं यूवी की। इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जैसे कि के पास ये है, ये उसकी क्या है? ग्राउंड स्टेट है। ये क्या होती है उसकी? ये थोड़ी सी एक्साइट वन स्टेट है, ये दूसरी क्या है? E2 स्टेट है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्टेट होगी। और ये जो होता है, ये होती है हमारी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, उसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और ये हो जाएगा उसका V1। ऐसे ही ऊपर भी हमें मिलेगा, ठीक है। V1, V2, इस तरह डिफरेंट टाइप के हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगे। ऐसे इधर भी है और ये इधर है, ये V2 और ये V3। और इनके बीच में क्या होता है बेटा? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है ये यहां से ये, और इस तरह से ये R0 और ये आपका R1, ठीक है। इस तरीके से इनके बीच में जो होती है ये ट्रांजिशन होती है, ठीक है। यूवी के अंदर जो होगी वो तो होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी यहां से ए यहां आ जाएगा। ये तो मिलेगा आपको यूवी के अंदर। यूवी के अंदर मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक की ट्रांजिशन। अगर हम बात करें आईआर, आईआर के अंदर आपको मिलेगी वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल रोटेशनल। आईआर के अंदर आपको क्या मिलेगा? ये वाइब्रेशनल रोटेशनल, ये नहीं यहां से यहां, ये आईआर के अंदर आपको क्या मिलेगा? वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल रोटेशनल, ये ट्रांजिशन मिलेगी आपको, ठीक है। और जो तीसरा है आपके पास है, जो माइक्रोवेव होती है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसके अंदर आपको मिलेगा
रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ओनली वाइब्रेशन। ठीक है, तो आईआर के अंदर आपने अभी क्या देखा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके अंदर होती है। अब हम बात करें थोड़ा सा कि जो वेवलेंथ या जो टर्म्स थोड़ा सा यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसीज, ये तो आपको समझ में आएगा ये इस तरह का। ओके, इसमें आप देखते होंगे कि जो वेवलेंथ जो इस तरह से ये आपके एम्पलीट्यूड्स होते हैं, इस तरह से ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होती है, ये आपकी ये होती है क्रेस्ट, और ये क्या होती है बेटा आपकी ट्रफ। ये एम्पलीट्यूड हो ही गया, और ये यहां से लेकर ये यहां तक, ठीक है, ये होती है आपकी वेवलेंथ, ये होती है आपकी वेवलेंथ। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है। अगर आपसे कोई पूछता है ये क्या है, ठीक है, हाइट ऑफ क्रेस्ट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, उसको तो हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड होता है, ये जो हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ की होती है ये होती है एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड, ये क्रेस्ट क्या होता है, जो ये आपकी अपर साइड की वेव आती है, जो ऊपर अपर वेव होती है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो लोअर साइड की आती है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव का मतलब है एक ये हो गया क्रस्ट और एक क्रस्ट ये होगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं वेवलेंथ। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू इन अ 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू इन ए 1 सेकेंड, भाई 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, वो होती है, उसकी होती है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू इन अ 1 सेकेंड, तो उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, और वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन अ 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी हमारी वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन अ 1 सेंटीमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेव नंबर। तो ये आपका क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वेव नंबर, और ये क्या होता है बेटा आपका म्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, और सी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड ए क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड। तो ये होता है, और इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है वो देखते हैं। जो सी है वो क्या होता है, म्यू बाय लैम्बडा, या फिर आप कह सकते हो कि लैम्बडा क्या होता है, सी बाय म्यू, ये चीज होती है। और जो ये वेवलेंथ होता है इन सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। ठीक है, वेवलेंथ किस में होती है आपकी, सेंटीमीटर इनवर्स में, या फिर आप सेंटीमीटर में कह सकते हो, ठीक है, सेंटीमीटर में। और जो वेव नंबर होगा आपका, दिस इज द वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, तो ये आएगी आपकी सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, और आपको रिलेशन पता ही है ई एनर्जी का, ई इजिकल टू एच म्यू होता है, और म्यू इजिकल टू क्या होता है बेटा, सी बाय लैम्बडा होता है, और 1 बाय लैम्बडा को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एच सी और म्यू बार वी बार। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहता है कि इट हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे सही बात है, ये आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। लाइक कैसे, जैसे फंक्शनल ग्रुप में बता देता है ये हमें, हमें क्या बताता है ये, बल्कि हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में तो मैं कह सकता आपको, बट ये आपको फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने में जरूर हेल्प करता है आईआर। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात है। दूसरा है
प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की प्योरिटी बताता है कि वेदर द कंपाउंड इज प्योर या इम्प्योर है। तीसरा स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताता है कि सिस है या ट्रांस है, उनके बारे में भी आपको क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। और ये चौथा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बताता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड के अंदर इंटरमोलिकुलर है या फिर इंट्रामोलिकुलर है। यानी 4 पॉइंट आपको क्लियरली बता रहा है। सबसे पहले ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है और कहता है नॉट कंप्लीट द स्ट्रक्चर बट आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में जरूर बताता है। दूसरा, स्ट्रक्चर्स का जो आपको जो कंपाउंड जो दिया है, कंपाउंड जो है वो प्योर है वो इम्प्योर है उसके बारे में बताएगा, क्योंकि उसे पीक्स वगैरह आ जाएगी, अगर इम्प्योर होगा तो अदर डिफरेंट पीक्स दिखा देगा। तीसरा, ये बताएगा कि भाई आपके कंपाउंड के अंदर किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वीक है या वीक इंटरमोलिकुलर है या फिर इंट्रामोलिकुलर है। और चौथा, आपको ये बता सकता है कि कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में जरूर बताएगा कि भाई वो सिस है या फिर ट्रांस है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ग्राफ आता है, कैसा ग्राफ, क्या चीज होती है, ठीक है, तो वो एक बार चीज देख लेते हैं। आपको जो स्पेक्ट्रम मिलता है इसका, ठीक है, जो आपको इसका स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कहां से कहां तक मिलेगा, पहले तो वो रेंज पता होनी चाहिए आपको। कहता है 400 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है। और ये जो वेव, ये आपके वेव नंबर में होती है, ध्यान रखना, वेव नंबर फ्रीक्वेंसी की टर्म में है सारी की सारी। और इस तरह से उसमें आपको क्या दिखाई देंगी, कुछ इस तरह से पीक्स दिखाई देंगी, इस तरह से, इस तरीके से पीक दिखाई देती है बेटा, ठीक है। अगर कहीं जगह आपको इस तरह से अच्छी लॉन्ग पीक दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि उसका वो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब कंपाउंड के अंदर। और जो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है इसका मतलब है उसमें जो बैंड मिलेगा आपको कैसा मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बैंड मिलेगा, यानी अच्छा बैंड दिखाई देगा, ये इस टाइप का स्ट्रॉन्ग बैंड दिखाई देगा। अगर कुछ वीक, थोड़ा सा वीक है, थोड़ा मीडियम है, तो ये मीडियम दिखाएगा, मीडियम एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। कुछ बिल्कुल ना के बराबर है तो बिल्कुल वो वीक 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 एब्जॉर्प्शन है, ये आपका कैसा है, वीक एब्जॉर्प्शन है, ये वीक बैंड दिखा सकता है आप, ठीक है। तो इतने बारे में आपको पता चल गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो वाइब्रेशन होती है, कहता है 2 टाइप की वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर है, आईआर में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो कंसीडर हम करेंगे ही, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप ऑफ वाइब्रेशन है, 2 टाइप ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में हम पढ़ते हैं, कहता है कि एक तो होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरा होता है बेंडिंग वाइब्रेशन। कौन कौन सा, स्ट्रेचिंग और दूसरा, दूसरा कौन सा है बताया इन्होंने, बेंडिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन। अब ये स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में क्या कहता है, कहता है कि इनके अंदर जो बॉन्ड एक्सिस होती है, बॉन्ड एक्सिस जो होती है वो रिमेन सेम रहती है। ये नहीं कि हम बॉन्ड को हटा देंगे, और कार्बन हाइड्रोजन है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहेगा, ये नहीं कि और कुछ चीज की जगह चेंज हो जाएगा। जैसे कि मास के अंदर तो बॉन्ड फ्रेगमेंटेशन होती है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होएगा। तो स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेचिंग क्या होती है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या कहता है कि मूवमेंट होती है बॉन्ड की, बॉन्ड की मूवमेंट होती है अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस वेयर द इंटरमीडिएट डिस्टेंस। हाँ, मतलब जैसे कि कह रहा है कि स्ट्रेचिंग में क्या होगा, सपोज करो आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला, तो इस ये वाला जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेचिंग हो सकती है, थोड़ा सा खींच सकता है, या फिर थोड़ा सा बॉन्ड क्या कर सकता है, थोड़ा सा डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ जो हो सकती है डिक्रीज कर सकती है। तो इस स्ट्रेचिंग के अंदर ये होती है। और स्ट्रेचिंग भी फर्दर 2 टाइप की हो सकती है, वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी हो सकती है और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सपोज करो इधर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, इस तरह भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर दोनों तरफ क्या हो रहा है, दोनों तरफ क्या हो रहा है कि बॉन्ड आपका क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, बॉन्ड आपका क्या कर रहा है, इधर भी स्ट्रेच कर रहा है और इधर भी स्ट्रेच कर रहा है, तो ये, या फिर बॉन्ड इधर भी क्या कर रहा है, थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा है
और इधर भी बॉन्ड क्या हो रहा है, थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। समझ में आया? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में, इसमें स्ट्रेचिंग में क्या होती है, रिदमिक मतलब रिदमिक मूवमेंट along the bond axis where the internuclear distance decrease or increase when the bond is compressed और स्ट्रेच। जब हम बॉन्ड को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं और स्ट्रेच करते हैं, तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो आइदर डिक्रीज करेगी और आइदर इंक्रीज करेगी। फिर मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेचिंग है वो दो टाइप की होती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, अगर बोथ द एटम मूव आउट एंड इन, both the atom move out and in simultaneously, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। यानी चाहे तो दोनों के दोनों एटम बाहर की तरफ क्या करे, स्ट्रेच करे, या दोनों के दोनों एटम बाहर से क्या अंदर की तरफ क्या करे, कंप्रेस करे, ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलेंगे। और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होगी, एक तो एटम क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, और दूसरा एटम क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, तो ऐसे उसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहेंगे। तो ये आपने ध्यान रख देना है, जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आती है, जैसे कि एग्जांपल लिया इन्होंने CH2 का, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आती है हमारे उसमें वो आती है 2853 सेंटीमीटर इनवर्स किसकी, CH2 के अंदर। और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो आती है 2926 या 2953 के आसपास है, ठीक है। ये होती है हमारी CH2 की एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। आपने ध्यान देना है कि जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है वो ज्यादा होता है, ठीक है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में मतलब क्या है कि एक तो कार्बन बॉन्ड क्या कर रही है, स्ट्रेच कर रही है, पर दूसरा कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, थोड़ा सा कंप्रेस कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिक स्ट्रेच। और एसिमेट्रिक स्ट्रेच कितनी आती है, इतनी आती है। तो अब हम चलते हैं बेंडिंग की तरफ। बेंडिंग का मतलब क्या है कि अब इसमें जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस था स्ट्रेचिंग के अंदर, वो तो क्या हो रहा था, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा था, बट बेंडिंग के अंदर ये कहता है, बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर ये कहता है, बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर क्या कहता है कि जो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये वाले, वो तो क्या रहेंगे, रिमेन सेम रहेंगे। वो क्या रहेंगे, रिमेन सेम रहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द एटम रिमेन द सेम बट द पोजीशन एटम चेंज रिलेटिव टू द ओरिजिनल एक्सिस, रिलेटिव टू द ओरिजिनल एक्सिस, उसको हम बोलेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन। मतलब उनकी जो पोजीशन, यानी ये जो यहाँ पर है, देखो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था कि ये पोजीशन जो है, पोजीशन तो यहीं पर ही यहीं रहती है, पर वो क्या करती थी, स्ट्रेच और कंप्रेस कर रहा था। बट इसके और इसके अंदर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। बट इसके अंदर कहता है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, बट जब पोजीशन है वो क्या रह सकती है, चेंज कर सकती है। पोजीशन क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। बेंडिंग में हम, बेंडिंग का मतलब है कि उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक एटम अंदर की तरफ और दूसरा एटम क्या करेगा, बाहर की तरफ जाए, ठीक है। तो ऐसे को हम बोलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है। तो बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम रिमेन द सेम बट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम इज चेंज, बट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम इज चेंज टू द ओरिजिनल एक्सिस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इसमें दो टाइप के हैं हमारे, ये इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन और एक आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। कौन कौन से, इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन और दूसरा कौन सा है, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। इन प्लेन ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि द एटम रिमेन इन द सेम प्लेन एज द नोडल प्लेन ऑफ द सेम सिस्टम। क्या बताया मैंने कि द एटम रिमेन इन द सेम प्लेन एज द नोडल प्लेन ऑफ द सेम सिस्टम। एंड आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है कि व्हेन द एटम मूव आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो जो हमारा इन प्लेन का सिस्टम है, वो इन प्लेन वो हमारा दो टाइप का है, दो टाइप का है। एक तो है सीजरिंग, जैसे सीजरिंग, सीजरिंग, और दूसरा हमारा है रॉकिंग। सीजरिंग में क्या कहता है
कि इन प्लेन सीजरिंग डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन होती है, हियर बोथ द एटम स्विंग इन कंसर्न टुवर्ड अपोजिट डायरेक्शन। जैसे सीजरिंग में क्या होता है, जैसे कैंची होता है, कैंची होती है कि दोनों एटम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसे अब ये कैंची है, अगर आप इसको खोलोगे तो एक इस तरफ जाएगा तो दूसरा इस तरफ जाएगा, देखिए चलेगा ना ऐसे, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, एक अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका ये आपका ये एटम है, सपोज करो यहां पे, और ये आपकी ये कैंची है, ठीक है। इस तरह से जैसे ही आप क्या करते हो, इसको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करते हो इधर से ऐसे, ठीक है। तो ये इधर और ये इधर, ठीक है। यानी क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, बट क्या होंगे वो, इन प्लेन होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे बट क्या होंगे, इन प्लेन में होंगे। प्लेन का मतलब है कि जैसे अगर ये है तो एज इट इज ही रहेंगे प्लेन में। आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है, ये आगे की तरफ चला गया, ये पीछे की तरफ चला गया, ठीक है। ये आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ, इस तरह से हम कह सकते हैं इनको, ये आउट ऑफ प्लेन होते हैं। बट इन प्लेन में क्या होता है, दो एटम है, ठीक है। इन प्लेन ये इन प्लेन में चले गए, ठीक है, सीजरिंग की तरफ। और रोकिंग रोकिंग वाला क्या है कि एक एटम तो क्या, मान के दो एटम इस तरह से है, एक एटम या तो दोनों के दोनों क्या करें, इसी डायरेक्शन में चले जाएं ऐसे, ठीक है, या फिर दोनों के दोनों एटम क्या करें, इस डायरेक्शन में चले गए, तो वो होती है रोकिंग। समझ में आया, रोकिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन मैंने आपको बता दी, और बेंडिंग वाइब्रेशन में जो होती है ये वाली, जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, वो होती है 1465 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड रोकिंग वाइब्रेशन के अंदर जो मिलती है मुझे CH2 की फ्रीक्वेंसी, वो मिलती है 725 सेंटीमीटर इनवर्स। ये ध्यान रखना है आपने। आगे समझ में, हियर बोथ द एटम्स, हियर इधर रोकिंग के अंदर क्या होंगे, बोथ द एटम क्या करेंगे, स्विंग करेंगे इन अ सेम डायरेक्शन, आइदर दिस वन एंड आइदर दिस वन। तो दोनों के दोनों एटम क्या करेंगे, मेरे सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, स्विंग करेंगे। बट सीजरिंग में क्या होता है, बोथ द एटम आर मूव इन अ अपोजिट डायरेक्शन, बट वो किसके अंदर रहेंगे, प्लेन के अंदर रहेंगे, ध्यान रखना है। वैगिंग रोकिंग के अंदर भी और इसके अंदर भी। इसके बाद हम बात करते हैं आउट ऑफ प्लेन के बारे में। आउट ऑफ प्लेन में क्या होते हैं, दो होते हैं जिसके अंदर मूव, व्हेन द एटम मूव आउट ऑफ प्लेन, टू टाइप, वैगिंग और ट्विस्टिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग, TWISTING, वैगिंग। वैगिंग में क्या कहता है कि अब ये दो एटम इस तरह से हैं, प्लेन के अंदर हैं, चलो दोनों के दोनों एटम क्या करें, इस तरह से मूव कर जाए डाउन साइड, ठीक है, या फिर पीछे की तरफ चले जाए, ठीक है। बट वो आउट ऑफ प्लेन में है, प्लेन में इस तरह से था, प्लेन, ये प्लेन है, ये है प्लेन, बट ये और ये पीछे की तरफ क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली अगर ऐसे ऐसे हो रहे हैं वो, ठीक है। अगर वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, दोनों एटम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको तो हम बोलेंगे वैगिंग। ट्विस्टिंग में क्या होगा, दो एटम इस तरह से है, एक एटम डाउन चला गया तो एक एटम पीछे की तरफ चला गया, समझ में आया। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी मतलब ऊपर की तरफ है दोनों के दोनों एटम, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक एटम तो कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव साइड, और दूसरा एटम कहां होगा, नीचे की तरफ। ये साइन इस तरह से ध्यान रखना वैगिंग एंड ट्विस्टिंग के अंदर। और इनके अंदर जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है अप्रोक्सीमेट नियरली अबाउट सेम ही आती है, ध्यान रखना है, ठीक है। आउट ऑफ प्लेन मैंने आपको समझा चुका हूं। तो आपको पता चल गया टाइप ऑफ वाइब्रेशन दो टाइप की थी हमारी। स्टार्टिंग में हम बात करें तो स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग दो टाइप की थी, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, और सिमेट्रिक में फर्दर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ठीक है। फिर बेंडिंग, फिर हमने, और स्ट्रेचिंग जो हमने फिर थोड़ा सा और हमने पढ़ा, बेंडिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हमने कि बेंडिंग क्या होती है और स्ट्रेचिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और बेंडिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वैगिंग रोकिंग क्या होता है, सीजरिंग ट्विस्टिंग क्या होता है, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन relationship between oscillating frequency of the
oscillating frequency of the bond and relative strength of bond. हेडिंग बना लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन oscillating frequency of the bond, oscillating frequency of bond and relative strength of bond and relative strength of bond and relative strength of bond, जिसको आप बोलते हो फोर्स कांस्टेंट. ये हमारा होता है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट एंड एटॉमिक मास इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है. तो हमने एक पढ़ा है इसके अंदर, आपने इसमें पढ़ा होगा बल्कि हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह में, जो उसमें क्या कहते हैं हुक्स लॉ. ये हमारा है हुक्स लॉ है. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या कहता है, 1 ये जो होता है अपना म्यू बार 1/2 पाई √k/μ, ये चीज है, ये हमारा हुक्स लॉ है. कंसिडर ए ऑसिलेटिंग वाइब्रेशन इन ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग सिस्टम. फ्रीक्वेंसी क्या है 1/2 पाई √k/u. बिल्कुल सही है. कैसे, जो हमारा वेव नंबर होता है वो आपको पता ही है किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/λ के इक्विवेलेंट होता है, और ये होता है हमारा μ/c. तो इसको हम थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में. ठीक है, 1/2 पाई c √k/μ. ये चीजें हैं. के यहाँ पे क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है. के क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है. एंड म्यू को हम बोलते हैं बेटा रिड्यूस मास, जो आप निकालते भी होंगे m1 m2 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2. ठीक है, तो इससे आप रिड्यूस मास निकाल सकते हो अपने एटम का. अगर आपके पास दो, जैसे ये है m1 है और एक इधर ये m2 है. ठीक है, ये आपने किया एक्सपेरिमेंट, वो जो भी है मैकेनिज्म इसका. तो वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, तो इसमें एक चीज बताई गई है कि सिंगल बॉन्ड के लिए जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो कम होगा, तभी उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जितना देखो जितना फोर्स कांस्टेंट किसी का ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा आएगी. ये ध्यान रखना है आपने, जितना फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ज्यादा आएगी. स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो कुछ भी जो भी है, मेनली हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ही कंसीडर करते हैं. दूसरा जो चीज मैं बताना जा रहा हूं कि कहता है कि जो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर जो फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 5 × 10⁵ डाइन, 5 × 10⁵. एक सिंगल बॉन्ड की आती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की आती है, कितनी आती है 5 × 10⁵ डाइन. ठीक है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 हो जाएगा, 10 × 10⁵. और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कितनी हो जाएगी 15 × 10⁵ डाइन. ठीक है, पर सेंटीमीटर. तो ये हमारी क्या है, फोर्स कांस्टेंट है. तो जितना ज्यादा क्या होगा, किसी का फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा. ठीक है, जितना ज्यादा क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी ही क्या आएगी, ज्यादा आएगी. जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में आपको बताया था मैंने 2143 सेंटीमीटर इनवर्स आती है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कितना होता है, मैंने 1600 से 1640 के बीच में. ठीक है, इतना बताया था. और उधर मैंने कितना बताया था, 1300 से 800 समथिंग. तो ये जितना ज्यादा किसी का क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, उतनी उसकी क्या होंगी, IR की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या आएगी, उतनी ज्यादा आएगी.
ऐसे ही कार्बन, अगर आपसे पूछा जाए कार्बन डबल बॉन्ड O है और कार्बन सिंगल बॉन्ड O है, तो उसमें किसकी ज्यादा आएगी, तो आप ऑब्वियसली बात बताओगे कि कार्बन डबल बॉन्ड O की ज्यादा आएगी। कार्बन डबल बॉन्ड O की मैंने आपको बताया था 1700 से स्टार्ट हो जाती है, 1600 से 49 से स्टार्ट हो जाती है, 1649 से लेकर 17 18 1710 1510, ठीक है। अगर मतलब एल्डिहाइड कीटोन की बात करें, अगर एक कार्बोनिल है तो 1710 के आसपास ही लगा ले, 1710 1715 के आसपास है, ठीक है। जबकि सिंगल बॉन्ड की अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 1610 के आसपास, 1610 कह रहा हूं सॉरी, 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा एक पॉइंट तो ये हो गया, जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, ठीक है, उतना वेव नंबर ज्यादा होगा। दूसरा कहा इन्होंने कि वेव नंबर जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास, यानी किसी का मास जितना क्या होगा, ज्यादा होगा, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देके देखते हैं, आपके पास एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और एक कार्बन Cl बॉन्ड है। तो इन दोनों में और इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो इसका जो इसकी जो आती है 3000 के आसपास आती है, और इसकी जो आती है कार्बन ड्यूटेरियम की 2200 के आसपास आता है, और इसका आता है 1100, और इसका आता है आपको 700, ठीक है। जितना मास ज्यादा होगा, जितना मास ज्यादा होगा उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी कम, ठीक है। अब जैसे इसका मास जितना कम है, इसका मास जितना कम होगा उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी अप है, ये ध्यान रखना है। इसका एक और है, जो हुक्स लॉ के बेस पे ही एक इनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड की गई है। क्या डिसाइड की गई है, डायग्राम बना देता हूं थोड़ा सा मैं। ये 4000 से है आपका, ये 3000 सेंटीमीटर इनवर्स का है। यहाँ पर आपकी 2500, ये आपके 2000, ये 1500, और ये 1000, और ये आपका 600। इसमें जो आते हैं मेनली XH बॉन्ड, और XH बॉन्ड में कौन कौन से बताए हुए हैं, CH, OH और NH बॉन्ड इसमें आ जाएंगे आपके सारे। और इसमें जो आएंगे आपके X ट्रिपल बॉन्ड Y, X ट्रिपल बॉन्ड में कौन कौन सा आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N। इस रीजन में आपके आ जाएंगे X डबल बॉन्ड Y, जिसमें आप C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड C इस रीजन में आ जाएंगे। और इस रीजन से लेकर ये आपका 1500 रीजन से लेकर यहाँ तक ये, इसमें आपके आ जाएंगे XY। इसमें सारी बेंडिंग वाइब्रेशन आती है इनके अंदर, बेंडिंग वाइब्रेशन। इसमें एक फैक्टर और आता है कि अगर आपके पास, देख लिया होगा आपने, व्हेन बोथ फैक्टर गो हैंड इन हैंड, जैसे कि कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, OH है, FH है, इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा इसकी आनी चाहिए थी फ्रीक्वेंसी, ऐसा आना चाहिए था। बट यहाँ पे एक फैक्टर डोमिनेट कर जाता है ओवर द फोर्स कांस्टेंट, कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर, ठीक है, जिसकी वजह से FH, OH, देन NH और देन CH ये ऑर्डर आ जाता है। ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इट डोमिनेट ओवर द रिड्यूस मास एंड द फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वजह से वैल्यू हमें ये फील होती है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि जितना मास कम होगा उतनी वैल्यू ज्यादा आएगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है
वो यहाँ पर क्या फैक्टर डोमिनेट कर गया है, डोमिनेट फैक्टर कौन सा किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डोमिनेट हुआ है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका फोर्स कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, उतना टाइटली इसको बाउंड करके रखेगा। तो आप समझ सकते हो कि इस वजह से इनकी जो आई आर की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या आती है, ज्यादा आती है। दूसरा, इसमें एक चीज और है, आपको आई आर एक्टिव और आई आर इनएक्टिव कौन से होते हैं, कहते हैं जिनका डायपोल मोमेंट, चेंज इन डायपोल मोमेंट, जिनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, चेंज इन डायपोल मोमेंट होता है, वो तो होते हैं आई आर एक्टिव। चेंज इन डायपोल मोमेंट ध्यान रखना, चेंज इन डायपोल मोमेंट वो होंगे आई आर एक्टिव, और जिसके अंदर नो चेंज इन डायपोल मोमेंट वो होंगे हमारे आई आर इनएक्टिव, यानी ओ एच, एन एच और एफ एच। ठीक है, इन सभी के अंदर हमारा जो डायपोल मोमेंट होता है वो चेंज इन डायपोल मोमेंट होता है, जैसे O2, CO2, N2, Cl2, इनके अंदर डायपोल मोमेंट क्या क्या चेंज आता है, नो चेंज इन डायपोल मोमेंट होता है, इसलिए ये क्या होते हैं हमारे आई आर इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बाकी कल करेंगे। थैंक यू। आवाज आ रही है बेटा?